नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी मैं उपस्थित हो गया हूं आप लोगों के लिए देश, दुनिया और हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े 10 फटाफट एमसीक्यू वाले सवाल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। स्टार्स परियोजना की अवधि कितने वर्ष बढ़ाई गई? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 4 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष बढ़ाई गई है। आइए जानते हैं स्टार्स योजना के बारे में। स्टार योजना स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स अर्थात राज्य विशेष के लिए शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने हेतु स्टार्स योजना लाई गई। और ये जो योजना है जो है कोरोना और अन्य कारणों से जो भी फंड का उपयोग जो जिन राज्यों ने नहीं कर पाया उनके लिए ये 2 वर्ष की अवधि जो है बढ़ाई गई है। ठीक है, और 2 वर्ष की अवधि बढ़ाई गई। आइए चलिए जानते हैं इससे जुड़ा कुछ और तथ्य। ये जो योजना है शिक्षा मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में चलती है स्टार्स योजना। ठीक है, ये 6 राज्यों में संचालित है। हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा और राजस्थान, 6 राज्यों में। ठीक है जी, वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं है। अब इससे जुड़ा छत्तीसगढ़ में कुछ तथ्य देख लेते हैं। इससे सिमिलर एक योजना है छत्तीसगढ़ में जिसको हम चाक योजना कहते हैं, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है जी, चाक योजना में भी क्या है कि ये भी जो है वर्ल्ड बैंक के हेल्प से छत्तीसगढ़ में चल रहा है, सिमिलर लगभग है। और इसका मकसद है शिक्षा प्रणाली में सुधार। ठीक है, इतने तथ्य आपने जान लिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा गेम सेंचुरी के रूप में अधिसूचित करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश दिया है? निर्देश दिया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी उड़ीसा। सही जवाब होगा इसका झारखंड। आइए जानते हैं सारंडा गेम सेंचुरी के बारे में। सारंडा गेम सेंचुरी जो है 31,468 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब ये किसके लिए फेमस है? ये साल महुआ साल सोरिया रोबोस्टा, वैज्ञानिक नाम आप लोग को याद ही होगा। अब गेम सेंचुरी मतलब यहाँ उन जानवरों को संरक्षण किया जाएगा जिनका पहले गेम खेलने के लिए उपयोग होता था, खेल में उपयोग होता था, और अब वो विलुप्ति के कगार पर हैं। तो विलुप्ति के संरक्षण के प्रयास के लिए चूंकि उनको यदि सेंचुरी में शामिल कर दिया जाए तो संरक्षण का विशेष प्रयास जो है राज्य सरकार करती है, वन विभाग करती है संबंधित राज्य के लिए। ठीक है जी, ये जो अभ्यारण्य वगैरह हैं, जैसे ये गेम सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है बनाए जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बात करें गेम सेंचुरी, तो जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वही वर्तमान में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। पहले ये गेम सेंचुरी हुआ करता था, ये कुटरू गेम सेंचुरी था। गेम सेंचुरी अर्थात गेम सेंचुरी का परिवर्धित रूप ही है राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा हम कह सकते हैं। ये बना था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कुटरू गेम सेंचुरी से ही मतलब पहले था। ये जो राष्ट्रीय उद्यान था 1981 में बना था और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया, टाइगर
रिजर्व बना दिया गया। और ये कहाँ है? ये है बीजापुर में। ठीक है जी, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस पर्यावरणविद का निधन हुआ है जिन्हें कर्नाटक में मदर ऑफ कर्नाटकास ट्रीज कहा जाता था, अर्थात पेड़ों की माँ कहा जाता था? ऑप्शन ए वंदना शिवा, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी सालू मर्दा थिमक्का या ऑप्शन डी तुलसी गौड़ा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सालू मर्दा थिमक्का। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। इनका जो है जन्म जो है 30 जून 1911 को हुआ। मृत्यु अभी हाल ही में 14 नवंबर 2025 को हुआ। अब सालू मर्दा का मतलब जान लेते हैं। अब सालू मर्दा इनका एक्चुअल नाम नहीं है। सालू मर्दा का एक विशेष मतलब है। सालू मर्दा का मतलब है पेड़ों की कतार, पेड़ों की कतार। ठीक है, पेड़ों की कतार। अब सालू मर्दा जो है, सालू मर्दा थिमक्का जो है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री मिल चुका है 2019 में। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है। महिलाओं में से एक शामिल थे। और इन्होंने 8000 से ज़्यादा बरगद के पेड़ लगाए थे। और इस संबंध में इनको जो है सालू मर्दा का जो है टाइटल दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड छत्तीसगढ़ से कुछ तथ्य जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इससे रिलेटेड तथ्य जाने तो राजमोही जो है, राजमोहिनी देवी को छत्तीसगढ़ की सालू मर्दा कहा जाता है, राजमोहिनी देवी को। अब राजमोहिनी देवी के बारे में कुछ जाने तो इनका जन्म 1914 में हुआ था, देहांत 1994 में हुआ था। सरगुजा क्षेत्र में से थी और आदिवासियों को नशा मुक्ति आंदोलन और वन संरक्षण से इन्होंने जोड़ा था। इन्होंने भी 15 पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया था 1989 में। और सामाजिक क्रांति की अग्रदूत राजमोहिनी देवी जो है, सामाजिक क्रांति की अग्रदूत राजमोहिनी देवी करके छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी में 2013 में एक पुस्तक भी आई थी, एक बुक भी छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा लाया गया था। और इनके द्वारा बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल 1951 में चलाया गया था। ठीक है, बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल। राजमोहिनी देवी छत्तीसगढ़ की सालू मर्दा कहलाती है। अगला सवाल जान लेते हैं, आइए देखते हैं। स्विफ्ट प्लेनेट के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी वीनस या ऑप्शन डी बुध अर्थात मरक्यूरी। सही जवाब होगा बुध, मरक्यूरी। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अब इसको स्विफ्ट प्लेनेट क्यों कहते हैं? स्विफ्ट प्लेनेट अर्थात सूर्य के चारों ओर, ये सन के चारों ओर सबसे तेज कक्षा में घूमता है। और इसका जो एक वर्ष है वो पृथ्वी के 88 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। 88 पृथ्वी दिवस अर्थात बहुत तेजी से घूम रहा है। हमारा 365 दिन में एक वर्ष होता है, इसका 88 दिन में ही एक वर्ष हो जा रहा है, अर्थात तेजी से घूम रहा है। इसीलिए इसको स्विफ्ट प्लेनेट कहलाता है, फास्ट मूविंग होने के कारण। और मंगल के बारे में जाने तो सूर्य के बाद चौथा ग्रह है। मंगल मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, मिशन है मंगल के बारे में अध्ययन करने के लिए। जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में जाने तो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। और शुक्र के बारे में कहें तो सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन के साथ साथ हमने कुछ तथ्यों पर भी बात कर लिया। अगला सवाल जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, केंद्रीय सरकार ने किस अधिनियम के प्रमुख भागों को अधिसूचित किया है?
केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस अधिनियम के प्रमुख भागों को अधिसूचित किया है? ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ऑप्शन बी डेटा सुरक्षा विधेयक 2011, ऑप्शन सी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2011 या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। सही जवाब होगा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है व्यक्तिगत डाटा संरक्षण के लिए, व्यक्तिगत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, ये जो फैसला है के.एस. पुट्टास्वामी 2017 के वाद के बाद 8 साल बाद आया है, 8 साल बाद आया है। और ये वाद क्या था? ये निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए था। निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट का दर्जा देने के लिए जो ये था, केस पुट्टास्वामी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये वाद दिया था कि निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो डीपीडीपी है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें क्या है? इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें पहला है प्रिंसिपल और दूसरा डेटा फिड्यूसरीज। प्रिंसिपल का मतलब है इसमें आ जाएंगे नागरिक जिनका सहमति संबंधित कंपनी को या जो भी है संस्थान है उनको लेना आवश्यक है। और दूसरा है डेटा फिड्यूसरीज, अर्थात वे कंपनी जो इन पर्सनल नागरिकों के डाटा का उपयोग करेंगी, उनको ये जो डाटा है वैध करके करना पड़ेगा, वैध तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। और उसके लिए उनको जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। और उल्लंघन होने पर, किसी भी तरह का यदि उल्लंघन होता है तो उसकी रिपोर्ट जो है संबंधित मंत्रालय को या संबंधित विभाग को करनी होगी। अब ये तो आ गया कि व्यक्तिगत डेटा के लिए यह ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसका जो है वो देखें क्या कहना चाहिए कि इसका नुकसान जो है ये आरटीआई अधिनियम को कमज़ोर करता है। कमज़ोर कैसे करेगा कि यदि आप किसी कंपनी से जानकारी चाहें, किसी भी व्यक्ति की आरटीआई लगाकर यदि किसी भी विभाग से यदि आप जानकारी चाहें, तो वहाँ पर गोपनीयता को ताक में रखते हुए आपको जानकारी देने से मना कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आरटीआई एक्ट जो है इससे बाधित होगा, डीपीडीपी से, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से। तो आरटीआई जहाँ कमज़ोर होगी, लेकिन पर्सनल डेटा को यहाँ से जो है सुरक्षित तरीके से मिलेगा। हाल ही में देखेंगे तो कई सारे जो सोशल मीडिया वगैरह है, कई सारे विभाग है, कई सारे कंपनियाँ हैं, वहाँ हमारा डाटा सुरक्षित नहीं है, पर्सनल डाटा सुरक्षित नहीं है। तो इस हेतु 2023 की जो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को फिर से केंद्रीय सरकार ने अधिसूचित किया है। आज का 6वां सवाल है, थोता थोरानी को किस देश की सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी सरकार, ऑप्शन बी ब्रिटेन सरकार, ऑप्शन सी भारत सरकार या ऑप्शन डी तमिलनाडु सरकार। सही जवाब है फ्रांसीसी सरकार द्वारा। अब पुरस्कार का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पुरस्कार का नाम है शेवेलियर डी अलॉर्डर देस आर्टेस देस लेटर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप लोग याद रखिएगा। अब ये इंडियन आर्ट डायरेक्शन के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, इंडियन आर्ट डायरेक्शन। पेनिनसुला आपने जो मूवी देखी है इन्हीं के द्वारा डायरेक्टेड है, मतलब आर्ट डायरेक्टर हैं उसके। अब ये किसने दिया? ये दिया है अलायंस ऑफ फ्रांसाइज ऑफ मद्रास। ये मद्रास में ही दिया है। ये फ्रांस से संबंधित एक कंपनी है। अब इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं, थोथा थोरानी के बारे में कुछ और अन्य तथ्य देख लेते हैं क्या क्या है इनके बारे में।
2001 में इनको पद्मश्री मिल चुका है। 1987 और 1996 में 2 बार इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा 1992 में इनको केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिल चुका है। इतनी सारी तथ्य इनके बारे में हमने जान लिया। अगला सवाल, 7वां सवाल देखते हैं। एमपी एयूवीज में एनहांस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रणाली एकीकृत की गई है? ऑप्शन ए साइड स्कैनर सोनार, ऑप्शन बी डीप लर्निंग आधारित एल्गोरिदम, ऑप्शन सी है अंडर वाटर ध्वनि संचार प्रणाली, या ऑप्शन डी अंडर वाटर कैमरा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मजबूत अंडर वाटर ध्वनि संचार प्रणाली इंटीग्रेट की गई है। ये सारे सिस्टम भी इसमें मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि करके एमपीएव्यूज को। एमपीएव्यू मतलब मल्टी पेलोड अंडर वाटर व्हीकल। पेलोड मतलब आप ये ऊपरी वाला हिस्सा है, ये पेलोड कहलाता है, पेलोड कहलाता है। अब पेलोड में क्या है कि मल्टी पेलोड मतलब बहुत सारे इसमें जो है पेलोड में सुविधाएं हैं। अब इसमें होता क्या क्या है पहले देख लेते हैं। प्राइमरी पेलोड जो है इसमें साइड स्कैनर है और अंडर वाटर कैमरा है। साइड स्कैनर सोनार, साइड स्कैनर सोनार, साइड स्कैनर सोनार। सोनार नाम आप लोगों को याद ही, आप लोगों ने सुना ही होगा। साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड को डिटेक्ट करता है और रेंज बताता है कि कितनी दूरी में अगली जो है ऑब्स्टेकल है, अर्थात अगली शिप है या फिर कोई चट्टान है, जो कुछ भी है। सोनार ये चीज़ बताती है। सोनार के जैसे ही एक टर्म आता है लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें अगला है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम किस पर काम करती है? डीप लर्निंग बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन एल्गोरिदम पर। अर्थात यदि कोई आने वाला ऑब्स्टिकल है तो इसका एल्गोरिदम आपको पहले से बता देगा। ये बेहतर स्थिति जन्य जागरूकता, सिचुएशनल अवेयरनेस, अर्थात करंट के सिचुएशन में तुरंत ये आपको बताएगा और ये टॉर्पीडो टाइप का ये निकल के जाएगा और आने वाला जो भी आपके बाधा है उसको पहले से बता देगा। इसके अलावा इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अंडर वाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब अंडर वाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है सोनार का विस्तृत रूप है, सोनार का विस्तृत रूप है। सोनार का बड़ा भाई मान सकते हैं या इससे एनहांस जो वर्जन है अंडर वाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। मतलब एक साउंड रिलीज किया जाएगा और उसके बाद जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगा उस आधार पर सामने वाली वस्तु के आकार का अनुमान जो है ये लगाकर आपको बता देगा और करंट सिचुएशन में आपको अवेयर कर देगा कि ये चीज़ है, आप सावधान हो जाइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए राउत नाचा कौन से क्रम का था? ऑप्शन ए 48वां, ऑप्शन बी 49वां, ऑप्शन सी 50वां या ऑप्शन डी 51वां। सही जवाब है ऑप्शन ए 48वां क्रम का था। ये जो राउत नाचा है कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है बिलासपुर में, बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में। और इसमें मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि CM विष्णुदेव शाह हैं। शुरू कब होता है? देव उठनी एकादशी से शुरू होता है। देव उठनी एकादशी से इसकी शुरुआत होती है। संयोजक इसके इस साल के 2025 के संयोजक कौन रहे? कालीचरण यादव इसके संयोजक रहे। पहला पुरस्कार कितने का दिया जाएगा? पहला पुरस्कार 15,000, एक रनिंग शील्ड और वादक दल को 1,000 दिया जाएगा। इसी प्रकार से पाँचवें नंबर तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। अब पहला पुरस्कार केवल एक दल को दिया जाता है, बाकी दूसरा पुरस्कार 2 दल, तीसरा पुरस्कार 3 दल, चौथा पुरस्कार 4 दल और पांचवा पुरस्कार 5 दल को दिया जाएगा। 9वां सवाल जानते हैं, ये देखते हैं। 3 दिसंबर को प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार
2025 के लिए छत्तीसगढ़ के किस कलाकार का चयन किया गया है? ऑप्शन ए रोहन साहू, ऑप्शन बी बसंत साहू, ऑप्शन सी सुकालू साहू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी बसंत साहू। बसंत साहू जो है ये कहाँ से हैं? ये है कुरुद धमतरी से, कुरुद धमतरी से हैं। इनके द्वारा बसंत फाउंडेशन भी चलाया जाता है, बसंत फाउंडेशन। और इन्होंने बस्तर आर्ट और भी बहुत सारे पेंटिंग जो है बनाए हैं बस्तर आर्ट के अलावा। अब ये 3 दिसंबर को कौन देगा? 3 दिसंबर क्या खास है, क्यों दिया जा रहा है, ये जान लेते हैं। 3 दिसंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 3 दिसंबर को। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार बसंत साहू जी को दिया जाएगा, ठीक है। आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। आज का आखिरी और 10वां सवाल है, हाल ही में 63वां वालांग दिवस किस ऐतिहासिक युद्ध में भारतीय सैनिकों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, ऑप्शन बी 1999 कारगिल युद्ध, ऑप्शन सी 1962 का वालांग युद्ध या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा 1962 का वालांग युद्ध। 1962 में हुआ था वालांग युद्ध। अब इसके बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं। ये 15 और 16 नवंबर को ये जो समारोह आयोजित हुआ था शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। वालांग युद्ध के बारे में जाने तो ये 1962 में हुआ था। 27 दिनों तक ये युद्ध चला था भारत और चीन के मध्य, और 388 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। और ये महोत्सव ये वालांग दिवस जो है कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अब इसमें जो अधिकतर सैनिक थे सिख रेजिमेंट के थे, अधिकतर सैनिक इसके सिख रेजिमेंट के थे। तो वालांग दिवस किस युद्ध को लेकर मनाया जाता है? तो 1962 के वालांग युद्ध को लेकर। और उस समय जो है 1962 में नेहरू जी द्वारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम का पालन जो है भारत कर रही थी, और किसी भी गुट में शामिल न होते हुए प्रथम युद्ध ना करने की नीति जो है भारत अपनाती थी। लेकिन चाइना ने इसका दुरुपयोग किया और मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया, और भारत उस समय तैयार नहीं थी और 1962 में हमें हार का सामना करना पड़ा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद।